अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटा। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है बायो का, जिसमें जो है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिसऑर्डर्स पढ़े थे रिस्पायरेटरी ट्रैक के। उसमें हमने क्या पढ़ा था, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा के बारे में पढ़ा था। वो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक के ही डिसऑर्डर हैं। तो अस्थमा आज आपका टॉपिक है, उसमें भी हमने जो है ये रिस्पायरेटरी ट्रैक का ही डिसऑर्डर है। अस्थमा मतलब जिसको हम उर्दू में दमा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इंसान जो है उसका जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो कुछ चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हो जाता है। सेंसिटिव मीन्स के उसको डस्ट से प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब अगर कहीं पे डस्ट होगी, धूल मिट्टी होगी, तो उससे क्या होगा, उसको सांस लेने में मसला होगा। कुछ लोगों को जो है पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है। अगर वो इनहेल कर लें तो उनको सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, दुश्वारी हो जाती है। तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें होता क्या है, अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो होता क्या है, अस्थमा जो है इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की। आपकी जो ब्रोंकाई लंग्स में इंटर होती हैं, ट्रैकियो के बाद ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। तो ब्रोंकाई के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। किसकी वजह से? एक्सेस अमाउंट में म्यूकस सिक्रीशन की वजह से। म्यूकस सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा म्यूकस के बनने की वजह से क्या हो जाता है, वो जो आपकी ब्रोंकाई हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। और तंग होने की वजह से हवा उसके अंदर से नहीं गुजर सकती, हवा जो है उसमें ट्रैप हो जाती है, ट्रैप फंस जाती है, ठीक है, हवा नहीं निकल सकती। और उसके अलावा जो है इसमें ब्रोंकाई जो है डिफरेंट चीज़ों से जो है सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव हो जाती है मतलब कि उसको डिफरेंट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको सूट नहीं करती, और उसको एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन में जो है फिर हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले अस्थमा की। अस्थमा जो है वो क्या है? Asthma is the form of allergy in which there is inflammation of the bronchi, more mucus production and narrowing of the air वे, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि अस्थमा जो है एक एलर्जिक रिएक्शन है, जिसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई में, और उसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको आपको आपका जो एयर पैसेज वे है, एयर वे है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एयर वे क्या होता है, आपका नेजल कैविटी से लेकर लंग्स तक का जो रास्ता है हम उसे एयर वे कहते हैं, एयर पैसेज वे कहते हैं। तो वो रास्ता तंग हो जाता है, जिसकी वजह से फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है। इसको हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये एक आपको अस्थमा पेशेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। इसमें आप ये देखें, ये एक नॉर्मल पर्सन का जो है एयर वे है, ब्रोंकाई है, इसके अंदर से हवा गुजरना है। और ये एक अस्थमा पेशेंट का जो है वो ब्रोंकाई है। तो इसको देखें, ये थोड़ी सी ब्रॉड है, खुली है, लेकिन यहाँ पर जो है अंदर जो उसकी म्यूकस की लेयर है उसमें डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, उसमें जो है वो ख़राबी आ चुकी है, जिसकी वजह से एयर पैसेज वे जो है वो फोल्ड होके कम हो गया, तंग हो गया। और यहाँ पे देखें ये वाला, तो ये ड्यूरिंग अस्थमा अटैक आपको दिखाया गया। एक पर्सन है जो अस्थमा का मरीज़ है, और उसको जो अस्थमा का अटैक हुआ है उसकी वजह से उसकी जो ब्रोंकाई की जो इंटरनल कंडीशन है वो इस तरह से हो जाती है, वो ज़्यादा तंग हो जाती है, ठीक है। और ये जो आपको येलो वाली लेयर नज़र आ रही है, ये म्यूकस की लेयर है, ठीक है। ये ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, हवा जो है इसमें से गुजर तो जाएगी लेकिन ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी, वापस से रिलीज़ नहीं कर पाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से एल्वियोलाई के अंदर जो है हवा जो है वो ज़्यादा अमाउंट में ट्रैप हो जाती है। और ये ऐसे पेशेंट जो हैं वो अपनी ब्रीथ को जो है वो नॉर्मल नहीं कर सकते, मतलब उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। फिर वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो उनकी जो हवा है या उनका जो ये म्यूकस का जो लेयर है उसको डिल्यूट किया जाता है, ताकि वो फिर हवा को बाहर खारिज कर सकें, निकाल सकें, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगली लाइन देखें तो उसमें वो क्या कह रहा है कि ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में जो पेशेंट्स होते हैं, जो मतलब जो पेशेंट हैं जिनको अस्थमा का अटैक है, उनके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो कुछ चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं। एलर्जेंस कहते हैं उन चीज़ों को, मतलब ऐसे एजेंट्स जो एलर्जी काज करते हैं उन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं? वो डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ लोगों को डस्ट से हो सकती है एलर्जी, कुछ लोगों को स्मोक
मतलब सिगरेट का धुआं है उनसे एलर्जी हो जाती है, ठीक है। कुछ लोगों को परफ्यूम से होती है, कुछ को पोलन से होती है, ठीक है। ये डिफरेंट एजेंट्स हैं जो कि अस्थमा के पेशेंट को सूट नहीं करते। मतलब कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनको परफ्यूम से एलर्जी होगी, कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनको डस्ट से होगी, कुछ ऐसे होंगे जो स्मोक से जिनको एलर्जी होगी। तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में मसला होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि सच एलर्जेंस द सेंसिटिव एयरवे शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर आप इन चीज़ों से आपको एलर्जी है और आप इनसे जो एक्सपोज हो जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी को अस्थमा है और अचानक से आंधी चलने लग जाए, डस्ट उड़ने लग जाए, मिट्टी उड़ने लग जाए, तो उन पेशेंट को फ़ौरन ही अटैक हो जाता है, उनको सांस लेने में मसला होने लग जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं इमीडिएट मतलब फ़ौरन ही वो उनका ब्रोंकाइटिस को रिस्पॉन्स करता है और उनको उनकी कंडीशन जो है वो पेशेंट जो है ना डिफ़िकल्टी शो कराता है, उनका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है डिफ़िकल्टी शो कराता है ब्रीथ करने में, वो नॉर्मल तरीके से फिर सांस नहीं ले पा रहे होते, उनको दुश्वारी हो रही होती है, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या हैं अस्थमा के? अच्छा देखें, ये डायग्राम है आपके सामने, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप ये आपको ब्रोंकाई की एक नॉर्मल पर्सन की ब्रोंकाई दिखाएगी है, नॉर्मल पर्सन की, और उसके अंदर ये येलो कलर के जो डॉट्स हैं ये आपको क्या दिखाए गए हैं, एलर्जेंस, मतलब हो सकता है ये परफ्यूम के पार्टिकल हो सकता है ये डस्ट के पार्टिकल हो। तो यहाँ देखेंगे आपको येलो कलर में म्यूकस सिक्रीशन दिखाई गई है कि यहाँ आप, मैंने पहले भी कहा कि इस में जो है इस अस्थमा के में जो अस्थमा का डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में म्यूकस बनता है। तो ये आपको म्यूकस का प्रोडक्शन दिखाया गया कि यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस बन रहा है, ठीक है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये नॉर्मल है ब्रोंकाई और ये डिस्ट्रक्टिव, मतलब जिस ब्रोंकाई में डिजीज़ है उसको दिखाया गया। तो दोनों में फ़र्क है, एक ब्रॉड है एक नैरो है, ठीक है। इसके अलावा अस्थमा पेशेंट जिनको अस्थमा होता है उनमें सिम्टम्स जो है ना वो वेरी करते हैं, जैसे डस्ट, जैसे काजेटिव एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है, कोई बीमारी काज करते हैं। तो हो सकता है सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करें, ठीक है। हर पर्सन में काजेटिव एजेंट जो है वो वेरी करता है, डिफरेंट होता है। मतलब एक पर्सन को अस्थमा है, उसको डस्ट से एलर्जी है तो उसका काजेटिव एजेंट जो है वो डस्ट हो गया। एक पर्सन उसको पोलन से एलर्जी है, उसको अस्थमा का अटैक हो जाता है पोलन से, जैसे ही वो एक्सपोज करे तो उसका काजेटिव एजेंट अस्थमा का क्या होगा, पोलन होगा। इसी तरह से वेरी करता है, हर पर्सन में अस्थमा का जो सिम्टम है वो वेरी करता है। देखिए द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सिम्टम्स मतलब आपको अगर अस्थमा है तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टी फील होंगी, मतलब आप में सिम्टम्स अलामात क्या हैं वो आपको बताएगा कि अलामात कौन सी होते हो सकता है किसी पर्सन में किसी पर्सन को उसकी उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, मतलब उसकी जो सांस लेने का दौरानिया है वो कम हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे एक नॉर्मल पर्सन है, हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में भी कि उसमें नॉर्मल पर्सन जो ब्रीथ करता है 1 मिनट से वो 16 to 20 टाइम होता है, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रीथ है हमारी इंसानों में कि एक इंसान जो है 1 मिनट में 16 to 20 टाइम ब्रीथ करता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को अस्थमा है और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, इट्स मीन कि वो 1 मिनट में 30 से 40 बार ब्रीथ कर रहा है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ अस्थमा में हो सकता है कुछ लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, मतलब उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, वो छोटी छोटी सी सांस बार बार ले रहा हो, ठीक है। इसके अलावा जो है हो सकता है कुछ लोगों को रात में सांस लेने को मसला हो रहा, क्योंकि रात के वक्त हमने इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि रात के वक्त जो है एनवायरनमेंट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपोज हो रही होती है, क्योंकि प्लांट जो है उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो गेन कर रहे होते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, इसकी वजह से भी हो सकता है कुछ लोगों को रात में अस्थमा पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा हो। इसके अलावा जब वो लोग ऐसे पर्सन जिनको अस्थमा हो, जब वो सांस लेते हैं तो हम जैसे अब नॉर्मल पर्सन है, हम सांस ले रहे हैं तो हमारी जो ब्रीथ है वो नॉर्मल है, कोई साउंड नहीं है, मतलब कोई पीछे से आवाज़ नहीं आती। लेकिन हम मतलब जिन पर्सन को अस्थमा होता है उनकी सांस में जो है खरखराहट सी महसूस होती है, उनकी छाती से ना
आवाज़ आती है, थोड़ी सी खरखराहट सी महसूस होती है, वो नॉर्मल ब्रीथ नहीं होती, क्योंकि उनका जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो स्मूथ नहीं है। इस वजह से कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होते रहते हैं, और ऐसे पर्सन को कफ भी होती है, ठीक है, खांसी होगी, टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे चेस्ट के अंदर बहुत तंग होगी, ये जगह टाइट हो जाएगी, ठीक है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट कैविटी हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा कहते हैं कि केमिकल with ability to dilate the bronchi and bronchiole are used in the treatment of asthma। ठीक है, जो इनहेलर होते हैं ड्यूरिंग अस्थमा पेशेंट, जब उनको अटैक होता है तो इनहेलर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब वो इनहेलर कौन से होते हैं, ये, ठीक, इसको इनहेलर बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो केमिकल मौजूद होते हैं, जो केमिकल क्या करते हैं, इसको जो है आपके जो रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर म्यूकस प्रेजेंट है या कोई और चीज़ प्रेजेंट है उसको डिल्यूट कर देगा, पतला कर देगा, और उसके अंदर जो है ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई के अंदर से हवा जो है वो आराम से गुजर जाएगी। सच मेडिसिन इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर। तो हमने भी इनहेलर देखा, इसके थ्रू जो है वो केमिकल्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो स्मूथ हो जाता है, उनको सांस लेने में आसानी होती है। ठीक है, ये आज आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।